अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन अब तक की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ कि व्लॉग मैं रात के पिछले पहर बना रही हूँ। आप इसे सुबह के टाइम देख रहे हैं और आपको बता दूँ कि रात के पिछले पहर ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और इन दोनों ममालिक ने मिलकर ना सिर्फ़ पाकिस्तान पे हमला किया है, बल्कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात जारी थे, वो भी फ़िलहाल तक जो है वो नाकाम हो गए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की एक शर्त मानने की वजह से बिल्कुल पीछे हट गया है। वो पाकिस्तान की वो शर्त पूरी नहीं करना चाहता। वो शर्त कौन-सी है? किन-किन मकामात से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है? पाकिस्तान ने अब तक उनको किस तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया है और आलमी बिरादरी इसको किस नज़र से देख रही है? इंटरनेशनली इसको किस तरह से देखा जा रहा है? पाकिस्तान अब अगला कदम क्या उठाने जा रहा है और भारत की अब ऐसी की तैसी कैसे फेरने जा रहा है, आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले मैं ये खबर ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था और मैंने आपको सुनवाया भी था, जिसमें मोदी ने एक तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा सीना जल रहा है, जो आसिम मुनीर ने हमारे साथ किया। क्या किया? यानी उनको ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा टीका लगाया कि वो टीका आज तक उनको भूल नहीं रहा। तो बहरहाल जनाब, चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ और शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जनाब, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये तकरीबन मैं बना रही हूँ सहरी के वक्त और आप इसे वीडियो को देखेंगे सुबह के टाइम। रात के इस पहर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है और ये जो सारी तफसीलात हैं ये मैं वन बाय वन बताती हूँ, लेकिन इसकी कड़ियाँ मिलती हैं अफगानिस्तान के साथ। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद भारत ने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वो इस तरह की हरकतें करके पाकिस्तान की तरफ से मिस एडवेंचर का वो कुछ ना कुछ शौकीन वो लोग हैं और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है सिर्फ पाकिस्तान के बयानिया के ऊपर कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग में पाकिस्तानी फौज को हरा दिया। अब बात यह है कि ये ख्वाहिश तो उनकी कयामत तक पूरी नहीं हो सकती। अब ऐसे में आपको याद है पिछली बार भी जब जंग का उन्होंने ड्रामा किया था, तो उन्होंने बालाकोट में एक कौवा मार दिया था। अब की बार और बल्कि कौवे के साथ-साथ अपना दूसरा कौवा वो पाकिस्तान में छोड़ गए थे, मैं अभिनंदन की बात कर रही हूँ। कुलभूषण यादव के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते हैं। अब मज़े की बात ये है कि उनका कौवा अभिनंदन जब से भारत गया हुआ है, उसके बाद तो उन्होंने उसको सामने नहीं किया। अब की बार जब उनकी जंग हुई तो पाकिस्तान ने सीधे-सीधे उनके 6 तैयारे मार गिराए और ऊपर से ट्रंप ने तो आए रोज़ कहना शुरू कर दिया कि 6 नहीं गिराए, 7 गिराए। ऊपर से उनकी शिवानगी भी गायब थी। तो जनाब, इस सारे चक्कर में भारत जो है वो दोबारा से कोशिश कर रहा था कि हम कुछ करें। अब वो फ्रंट फुट पे आके कुछ इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसके बीच में मीडिएशन में आ गया हुआ था ट्रंप भी कोई पाकिस्तान का सगा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। ट्रंप ने भी आने वाले वक्त में अपना कुछ दिखाना है, लेकिन वक्ती तौर पे पाकिस्तान को ट्रंप के इस पे आने का फायदा हो रहा है। मजेदार बात यह है कि अब ट्रंप ने जनाब जब से वार्न करना शुरू कर दिया भारत को, तो भारत ने कहा कि क्यों ना हम फ्रंट फुट पे आए बगैर इस्तेमाल करें अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की सरजमीन से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया और मजेदार बात यह है कि उन्होंने वही गलती की जो भारत ने की। पाकिस्तान ने बराह रास्त काबुल के अंदर जाकर जिंदगी में पहली बार 75 साल तारीख में, जो कि वो कहते हैं हमारी 5,000 साल तारीख है, पाकिस्तान ने अपनी 75 साल तारीख में पहली बार उनके काबुल के ऊपर जाकर हमले शुरू कर दिए। उसके बाद उनकी दौड़ें लग गईं। उन्होंने जनाब आली जाके तो पूरी दुनिया से मिन्नतें मुरादें मतलब करना शुरू कर दी। उन्होंने सऊदी अरब को बीच में मीडिएशन के लिए डाल लिया और फिर बीच में कतर भी बीच में आ गया। खैर बहरहाल चलो ठीक है कि इस्लामिक मुल्क था और पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है जी, हम ये बात आपकी मान लेते हैं और कतर के बीच में बैठ के और फिर टर्की के बीच में बैठ के जो है वो इनके मुआहदे हुए। पाकिस्तान ने एक ही बात की कि आप लोगों ने हर सूरत इस बात की गारंटी देनी है कि आइंदा आपकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और अगर दहशतगर्द आपकी सरजमीन से पाकिस्तान में एंटर हुए तो हम पूरा हक रखते हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब अफगानिस्तान वाले डबल फंस गए, क्योंकि वो ये सब कुछ कर रहे थे भारत की ईमान से और भारत से उनको भारी फंडिंग मिलती थी। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर वो पूरे आ जाते थे। जैसे ही ये बात होने लगती थी तो पूरे मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक पैदा हो जाता था। दूसरी तरफ कतर बीच में पड़ गया हुआ था, टर्की बीच में पड़ गया हुआ था। वो बार-बार अफ़गानी तालिबान को कहते थे कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप कहते हो कि हमारी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, तो ये शर्त मानने में आपकी क्या जाती है? अब जो है ना, आपको पता है कि दोनों ममालिक बीच में पड़ गए थे और अब मेरी इत्तलात के मुताबिक इन दोनों ममालिक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे तालिबान को कह दिया है कि आपकी नीयत लगती नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ वाकई अमन चाहते हो और आप जो मसला लेकर आए थे आपका वो मसला हल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम अगर ये हमारी ये शर्त पूरी नहीं करते कि ये दहशतगर्दी वाली, तो फिर हम इनके ऊपर डायरेक्ट जाकर हमले करेंगे। अब इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो
बुरे हालों में हैं। मेरे मुंह से कोई गाली निकलने लगी थी तो मैं कुछ ऐसे अल्फाज बोलना नहीं चाहती। अब ज़रा सुनिएगा बड़े गौर से। टर्की के अंदर ये जो अमन माहदे के तौर पे ये जो मामला माहदा तय पा रहा था, अब इसके अंदर जनाब डेडलॉक पैदा हो चुका है, जिसका बाकायदा तौर पे ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन मामला मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, बाद में आप लोग मुझे शाबाश देते हैं ना कि जुनैरा ने तो ये खबर मैं पहले दे दी थी। क्योंकि पाकिस्तान की इस शर्त को वो लोग पूरा नहीं कर रहे कि हमारी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो पाकिस्तान ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि ये हमारा प्रपोजल है, हमारी एक ही शर्त है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करो, हमारी ज़मीन पे मत आने दो। अगर आते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस चीज़ को लेकर ये जो डेडलॉक है, इसका जो टाइम है वो सुनने में आया कि पाकिस्तान ने उनको 24 घंटे का दिया है कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर आपने जो कुछ सोचना है आप सोच लो। अगर आप ये बात नहीं मानते तो फिर हम आपके ऊपर कार्रवाइयां करेंगे। इसके बीच में भारत ने अपनी शैतानी की। शैतानी कैसे की? क्योंकि भारत ने पहले खुद हमला किया था, उसमें उसकी जो है शिकस्त हुई, फिर उसने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान फंस गया। अब जैसे उन्होंने देखा कि इनके मुज़ाकरात के बीच में डेडलॉक पैदा हो गया है, तो इस वक्फे के दौरान, जिस दौरान अभी तालिबान ने फैसला करके 24 घंटे के अंदर अंदर बताना है कि हाँ जी भाई, आया हमारे मुज़ाकरात आपके साथ कामयाब हैं या नाकामयाब हैं, हाँ जी भाई आप हम पे हमला कर दो या ना कर दो, हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करेंगे या नहीं करेंगे, उस टाइम पीरियड के बीच बीच में इस 24 घंटे के दौरान भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अभी तक के इत्तलात के अकॉर्डिंगली भारत ने ये जो हमला किया है, ये वादी लीपा समेत 3 जगहों के ऊपर उन्होंने फायर जो हैं वो खोले हैं। लेकिन हमारी फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि भारत ये समझ रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान वाली साइड पे बिजी कर दो तो वो हमें जो है जवाब नहीं दे पाएंगे। जबकि दुश्मन को इस पहर भी, रात के जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और एक हफ्ता पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकत की थी और इस तरह की हरकतें ये लोग करते रहते हैं। कल के व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हमारी फिजाई हदूद जो है उसके अंदर आकर भी एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इनके गले पड़ गया, जिसकी वजह से इनका जहाज जो है वो भाग गया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि जनाब आजाद कश्मीर का इलाका है, वहां पर नीलम मीरपुर टॉप है, उसमें भी भारतीय साजिश जो है वो नाकाम हुई है। मीरपुर टॉप के ऊपर भारतीय फोर्सेस और इंजीनियर्स की जानिब से जनाब मुतनाज़ सरहदी पट्टी पे उन्होंने सड़क तामीर करने की कोशिश की और उसके बाद हमारी फ़ौज ने उनको मौसर जवाब दिया, जिस तरह उनकी ज़ुबान में दिया जाता है। और पाक फ़ौज की जो जवाबी गोलाबारी थी, उसके बाद भारतीय अमला और फ़ौजी दस्ते जो हैं वो पीछे हट गए और फिर वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा डैम तामीर करने की जनाब तैयारी की। और जिसके बाद पाकिस्तान ने पेश की कार्रवाई जो है वो उनके साथ जब की, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने उसके जो तामीर है उसको रोका और मकामी आबादी ने पाक फौज के एक्शन के ऊपर खुशी और फख्र का इजहार भी किया। इसके साथ ही आपको एक और अहम अपडेट जो है वो दे देती हूँ कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी को रोका है, कोशिश को नाकाम बनाया है। 4 उनके खुदकुश बमबार जो हैं, उन समेत 25 खवारिज जो हैं वो पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, जिनको हलाक कर दिया गया है। और आपको ये बता दूं कि आईएसपीआर के मुताबिक उनका कहना है कि 24-25 तारीख को जनाब दो बड़े दहशतगर्द जो हैं, दो बड़े दहशतगर्द गिरोह जो हैं, उन्होंने पाक अफगान सरहद अबूर करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी दरअंदाजी को ना सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि 15 दहशतगर्दों को साथ में जहन्नुम वासिल किया। इसके अलावा गाखी का इलाका है, वहाँ पर ज़िला कुरम और स्पेन वॉर्म के जो इलाके हैं, वहाँ पर शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़वारिज के 2 गिरोह जो मशकूक हरकतें कर रहे थे, उनको भी जनाब पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने से रोका गया है और मौसर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक और इलाका है जहाँ पर 15 दहशतगर्दों समेत 4 खुदकुश हमला आवर जो उसमें शामिल थे, उनको जनाब जहन्नुम वासिल किया गया है। ये खाकी का ज़िला कुर्रम है जी, वहाँ पर मज़ीद 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और इसके अलावा शदीद फायरिंग के तबादले में हमारे जो 5 फ़ौजी जवान हैं, वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया, जिसमें आपको नाम भी बता देती हूँ। हवलदार मंजूर हुसैन है, सिपाही नुमान इलियास कियानी है, सिपाही मोहम्मद अदील हैं और सिपाही शाहजहान हैं और सिपाही अली असगर हैं। इन सब ने जाम शहादत नोश किया। और सोचिए, हम इनके खून के एक एक कतरे के कर्जदार हैं। इनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं और वो हमारे लिए सरहदों पे लड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊं, एक और अहम खबर आपको दे देती हूं और वो ये है
کہ سلمان خان جو کہ بالی ووڈ کے سپر سٹار ہیں، ان کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ ان کو ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو اس خبر میں کتنی حقیقت اور صداقت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ سلمان خان جو ہے وہ سعودی عرب گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک بیان دیا جس میں سارے خانز بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ کام کے لیے جو ہے وہ افغانستان اور بلوچستان اور پاکستان سے لوگ آتے ہیں۔ اس طرح کر کے انہوں نے ایک بیان جو ہے وہ دیا تھا کام کے حوالے سے، جس کا تاثر جو ہے وہ اس طرح سے لیا گیا کہ انہوں نے بلوچستان کو ایک الگ ملک قرار دیا۔ یعنی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بلوچستان ایک الگ ملک ہے، افغانستان ایک الگ ملک ہے اور پاکستان ایک الگ ملک ہے، جس کے بعد کافی بیکلیش کا سامنا کرنا پڑا سلمان خان کو، اور وہ ویڈیو بھی کافی زیادہ وائرل گیا، جس کے بعد یہ خبریں سرکولیٹ ہونے لگیں کہ پاکستان نے بیسکلی ان کا جو نام ہے اب وہ دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال دیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ خبر بالکل فیک ہے، پاکستان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور سلمان خان نے بھی آئی ہوپ کہ ان کو نہیں پتا ہوگا ایگزیکٹلی، لیکن دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو سلمان خان نے جان بوجھ کر یہ بیان دیا ہے، نیگلیجنس میں مجھے لگتا ہے زیادہ تر کہ یہ بیان دیا گیا ہوگا، نمبر ایک بات تو یہی ہے۔ لیکن اگر نیگلیجنس میں یہ بیان نہیں دیا گیا تو پھر 100% شیورٹی ہے کہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ جو بالی ووڈ کے لوگ ہیں جب وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسی بات سکھا کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کہنا ہے۔ اگر تو ان کے کہنے پہ سلمان نے یہ کیا ہے تو اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، لیکن فی الحال پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ ان کو دہشت گردوں کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتا دوں کہ بھارت اس وقت فلی ایکٹیو ہوا ہے، وہ کسی بھی حال میں پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے جناب کہ یہ ابھی ابھی کی تازہ ترین خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ جو سرحدی علاقہ لگتا ہے سرکریک، اس کے قریب جو ہے ایک بڑی مشترکہ جنگی مشق کی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے جی ترشول۔ ترشول یعنی وہ کسی ویپن کو کہتے ہیں جو کہ تیر کی طرح جاتا ہے۔ 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس مشق کو جاری رکھیں گے، اور مشق کے اعلان کے فوراً بعد پاکستان نے اپنی فضائی حدود کے بعض حصوں پر 28 اور 29 اکتوبر کے لیے عبوری پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دی ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت فوجی تناؤ جو ہے اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ ترشول جو مشق ہے اس میں بری اور بحری اور فضائی تینوں مسلح افواج جو ہیں وہ حصہ لیں گی، اور ان مشقوں کا مقصد جو ہے مشترکہ آپریشنز کی تیاری، خود انحصاری اور تکنیکی ہم آہنگی کو ہم جانچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ مشق جو ہے یہ سر کریک کا جو علاقہ ہے بیسیکلی یہ سندھ اور کراچی کے محور کے قریب ہے، اور تقریباً 96 کلومیٹر یہ لمبا جو سمندری اور زمینی پٹی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے، اور جو بحیرہ عرب ہے اس کے داخلے کے اہم راستوں کو یہ متاثر کرتا ہے۔ سیٹلائٹ سے جو تجزیہ کیا گیا ہے اس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت نے 28,000 فٹ کی بلندی تک اپنی فضائی حدود جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے، جو کسی عام مشق کے لیے غیر معمولی پیمانہ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر عام یہ مشقیں اس کو سمجھی جائیں تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو تجزیہ نگار اور کار ہیں جتنے بھی دنیا کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مئی کو 9 اور 10 مئی کو پاکستان نے جو بھارت کو دھول چٹائی تھی وہ بیسیکلی اپنا وہ بدلہ لینے کے لیے یہ مشقیں کر رہے ہیں، اور آپریشن سندور میں بھارت نے پہلگام حملے کے رد عمل میں پاکستان کے اندر جو ہے 9 مبینہ دہشت گرد جو ہے وہ ٹھکانے اور 11 فوجی مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ متنازع رہے تھے، وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اس لیے ترشول کو ایک بڑی نمائش کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام آباد نے بھارت کی مشقوں کو اشتعال انگیز اقدام قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سر کریک کا جو یہ علاقہ ہے اس کے قریب بھارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ خطے کے امن کو خراب کرنے کے لیے کر رہی ہیں سب کچھ، اور خطرہ ہے۔ پاکستان کے سول ایویشن 28 اور 29 اکتوبر کے لیے اپنی جنوبی اور مرکزی فضائی حدود کے مخصوص حصوں میں جو پروازیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، اور بھارتی وارننگ اور سیاسی پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، جس میں بھارتی وزیر دفاع ہیں جی راج ناتھ سنگھ، انہوں نے حالیہ بیان میں یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان نے سر کریک کے علاقے میں کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی تو جواب ایسا ہوگا جو تاریخ اور جغرافیہ بدل دے گا۔ یعنی اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ خود ہی اپنے فوجیوں کو مروا کے یہ لوگ اس طرح کی کوئی بات کر کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا جواز تلاش کریں گے۔ لیکن بین الاقوامی جو رد عمل ہے اس کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور چین دونوں نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اوپر تشویش ظاہر کی ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ جو ہے وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے جناب یہ جو دیوالی ان کی گزری
ہے اس پہ ان کو کہا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ یہ حرکتیں بند کر دو، لیکن بہرحال بھارت نے خود کو بھی تو جسٹیفائی کرنا ہے نا۔ اب 1.5 ارب کی ان کی آبادی ہے اور اس کے سامنے وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپریشن سندور میں ایسا سندور کا ٹیکہ پاکستان نے ان کو لگایا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے تو انہوں نے خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرنی ہیں۔ بہرحال عالمی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشق نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس 2 ریاستوں کے درمیان کسی غلط فہمی کی صورت میں سنگین بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ بھارت جو ہے وہ ترشول کو اپنی دفاعی تیاریوں کا معمول کا جو حصہ ہے وہ قرار دے رہا ہے، مگر اس کی وسعت جو ہے اور مشقوں کا جو مقام ہے اور وقت جو ہے وہ سب مل کر اس تاثر کو جنم دے رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام آباد اس پیش رفت کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کی تیاری ہم نے الحمدللہ مکمل کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر دونوں ملکوں نے تحمل نہ دکھایا تو جنوبی ایشیا ایک مرتبہ پھر غیر یقینی اور خطرناک تصادم کا جو شکار ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس تھیں وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد